तो कूलाम का नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी उसका कथन कंप्लीट हो चुका है। कूलाम के नियम का सदिश रूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं कूलाम के नियम से संबंधित मुख्य मुख्य बातें, यानी कूलाम के नियम से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन है, कब कूलाम का नियम लगेगा, इन सब के बारे में कुछ पॉइंटों को हम लेंगे और कंप्लीट करेंगे आज का टॉपिक। तो टॉपिक आपके सामने है कूलाम के नियम से संबंधित मुख्य तथ्य या मुख्य बातें, या एक तरह से बोल सकते हो कि कूलाम के नियम से क्या क्या सारांश निकल रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम के नियम से हमने ये जाना था कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या विद्युत बल का जो मान होता है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब कंप्लीट इसको किया था तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में था F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नोट जो है वो निर्वात को दर्शा रहा था कि यहाँ पर ये जो प्रयोग है, ये जो बल का मान निकाला जा रहा है, ये तब है जब दोनों आवेश निर्वात में हैं। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसी से हम यहां पर जानेंगे कि कूलाम के नियम के लिए क्या कंडीशन है, क्या क्या इसके रिजल्ट निकलते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास में यही हो जाता है कि कूलाम का नियम लगता ही वहां पर है जब दोनों आवेश बिंदुवत रूप में हो, यानी उनकी खुद की जो विमाएं हैं उनके बीच की दूरी की तुलना में अगर कम है, बिल्कुल अत्यल्प है दूरी की तुलना में, तब ऐसे आवेशों को हम बिंदुवत आवेश मानते हैं। तो यहाँ पर पहला ही टॉपिक अब आप नोट करते जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इनके सारांशों को ही लिखने वाले हैं। कूलाम का नियम, काफी सारांश निकलने वाले हैं। कूलाम का नियम स्थिर एवं बिंदु आवेशों पर लागू होता है। दूसरी कंडीशन ये हो गई, कूलाम का जो नियम है, बिल्कुल आराम से समझिए आप टॉपिक को। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये भी टॉपिक हमारा पहले से ही क्लियर है, क्योंकि ये वर्ग व्युत्क्रमानुपाती था और पहले कूलाम ने इसी की खोज की थी, उसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बढ़ते हैं। तो हमारे पास में देखिए, हमें यहां पर कूलाम के नियमों से बल की प्रकृति का भी पता चलता है। अगर दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेश जो है वो समान प्रकृति के हैं, और यदि दोनों आवेश आकर्षित हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो विपरीत प्रकृति के हैं। तो यहां से हमें ये भी समझ में आ जाता है कूलाम के नियम से स्पष्ट है कि यदि आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, तब ये आवेश समान प्रकृति के होते हैं।
और यदि आकर्षण बल लगता है और यदि आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, तब ये आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 जो है, यहां पर ये जो कूलाम का नियम है वो निर्वात में भी लगता है और माध्यम में भी लगता है। यहां ये जो बल लगता है जिसको आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, विद्युत बल और कूलाम बल भी कह सकते हैं। इस बल को हम विद्युत बल भी कह सकते हैं और कूलाम बल भी इसको बोला जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम निर्वात व माध्यम दोनों में लागू है, दोनों में लागू है। यानी निर्वात में भी कूलाम का नियम लागू होता है और माध्यम में भी। माध्यम में जैसे दो आवेश है हमारे पास और दोनों आवेशों को किसी पानी में डुबो दें तो उन दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो आवेश है, इन दोनों को मैंने यहाँ पर मुट्ठी में बंद कर लिया, तब भी इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा। और अगर ये निर्वात में है तब भी इनके बीच में बल लगेगा। अनेक प्रयोग किए गए हैं और उनमें ये निकाला गया कि किसी भी माध्यम में जब इन आवेशों के बीच में बल लगता है तो माध्यम में जो बल होगा वो निर्वात वाले बल से हमेशा कम होता है। यानी निर्वात में बल होगा ज्यादा और किसी भी माध्यम में जब बल होगा उन्हीं आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर तो उनके बीच में लगने वाला बल कम हो जाता है। और कितना गुना कम होगा इसी टॉपिक को हल करेंगे हम इससे नेक्स्ट पार्ट में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले टॉपिक में। नंबर 5 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप देखा था। उसमें हमने ये जाना था कि यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। या तो उस रेखा पर लगेगा बाहर की ओर या उस रेखा पर लगेगा एक दूसरे की ओर। तो जो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं यानी वो एक रेखीय बल होंगे और दो पॉइंटों को मिलाने वाली क्रिया रेखा पर ही वो वर्क करता है, तो ऐसे बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। ऐसा ही पॉइंट गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी था, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक केंद्रीय बल है। और यह कूलाम का जो बल है या ये जो विद्युत का जो बल है ये भी एक केंद्रीय बल होता है। तो नोट कर लेते हैं इसको भी। नंबर 5 में कूलाम बल या ये जो विद्युत बल है एक केंद्रीय बल होता है। और कक्षा 11 में हमने अध्ययन किया था संरक्षी और असंरक्षी बलों के बारे में भी। संरक्षी बलों की कुछ कंडीशन थी, तो यह जो कूलाम का बल होता है या ये जो विद्युत बल होता है ये संरक्षी बल भी होता है। केंद्रीय बल तो है ही तथा यह संरक्षी बल भी है, तथा यह संरक्षी बल भी है। क्लियर है यहां तक? यहां तक हमारे पास में हो जाता है कंप्लीट। अब तक हमारे पास में आ गया कि स्थिर आवेश हो, बिंदुवत आवेश हो, व्युत्क्रम वर्ग नियम का ये पालन करेगा। कूलाम के नियम से हमें समझ में आया कि अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब समान प्रकृति के थे, विपरीत प्रकृति के अगर है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। या हम ये कह सकते हैं कूलाम बल जो है वो दो प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का और प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो यहां पर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस लाइन को, कूलाम बल जो है, कूलाम बल ये आपके 3 का ही एक तरह से सारांश बोल सकते हो। आप चाहो तो 3 को ये 6 के रूप में भी लिख सकते हो। कूलाम बल की प्रकृति जैसे नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, ऐसे ही इस वैद्युत बल की या इस कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण बल की भी होती है और प्रतिकर्षण बल की भी होती है, जिसे मैं लिख देता हूं। कूलाम बल की प्रकृति
आकर्षी व प्रतिकर्षी होती है। इसका जो नेचर है वो आकर्षी और प्रतिकर्षी के रूप में होता है। ये हो गया बल की प्रकृति। 6 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 3 को चाहो तो आप छोड़ सकते हो, 3 को आप इस 6 के रूप में ही लिख सकते हो। नंबर 7 की अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ ये जो वैद्युत बल है वो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये भी इसकी कंडीशन में लिख सकते हो। तो एक कूलाम बल बोल दीजिए या आप इसको वैद्युत बल बोल दीजिए। विद्युत बल या कूलाम बल जो है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती या अनुकर्मानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अगर दोनों आवेशों को हम बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको 2 गुना किया, इसको 2 गुना कर दिया, तो टोटल बल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, और 2 से गुणा होगा तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बल हो जाएगा। अगर दूरी के ऊपर भी निर्भरता दर्शाएं तो वो भी लिख दीजिए। यहाँ ये जो विद्युत बल है या ये जो कूलाम बल है, जो कूलाम के नियम से हम ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे तो ये टॉपिक हमने लिख दिया है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है, लेकिन फिर भी आप इसको अलग लाइन में और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, अब अगर इसको डबल कर दिया जाता है तो यहां पर जब 2 गुना करेंगे स्क्वायर होगा तो 1/4 यानी बल जो है वो चौथाई हो जाएगा। दूरी को आप 2 गुना करोगे, बल 1/4 हो जाएगा। आवेशों को डबल करोगे तो बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल में है, जबकि ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी बढ़ेगी, बल घटेगा, आवेश बढ़ेंगे, बल का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो विद्युत बल लगता है या ये जो कूलाम बल लगता है, इसकी रेंज कितनी होती है, कितनी दूरी तक ये लगता है, मैक्सिमम कितनी दूर तक लगेगा और मिनिमम कितनी दूरी तक लगता है। तो नेक्स्ट नंबर 9 जो है वो हम यहाँ पर इस विद्युत बल की प्रास ही ज्ञात कर लेते हैं। कि प्रास की अगर हम बात करें तो आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारे पास में है नाभिक, ये इसका हो गया सेंटर, और ये कक्षाओं में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी मान ली हमने कितनी है, r। नाभिक जो है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? तो एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लगेगा आकर्षण बल। क्लियर? यहां तक कूलाम के नियम से ये बल लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो ये जो कण है वो बिल्कुल छोटे ही होते हैं, तो बिंदु रूप में इनको मान सकते हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और पास में लेके आते हैं तो दूरी कम हो जाएगी, और पास में लेकर आते हैं तो और दूरी कम हो जाएगी, और बल का मान बढ़ता जाएगा। दूरी कम होने पर मान बढ़ेगा, जो यहां से समझ में भी आ रहा है, और हमने लिखा भी है कि इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी अगर आपकी कम हो रही है तो इसका मतलब बल का मान बढ़ेगा। इस दूरी को मैं कितना कम कर सकता हूं, लास्ट इस बाउंड्री तक ला सकता हूं, इससे और छोटा भी इसको मैं नहीं कर सकता। अभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर इसके बॉर्डर पर लेकर आता हूं तो इसके सेंटर से यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो इस नाभिक की त्रिज्या के बराबर है। यानी नाभिक के पृष्ठ पर ही, यानी उसके बाउंड्री पर ही इलेक्ट्रॉन को रख दें तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो 10 की पावर -15 मीटर कोटि की हो जाती है, क्योंकि किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -15 मीटर और कुछ की होती है 10 की पावर -14 मीटर कोटि की। आगे कुछ वैल्यू रहती है और इतने उसकी पावर्स में मान रहता है। तो जब यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है तब तक इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करेगा। अब अगर दूरी इससे भी कम हो जाती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं यहां अंदर मान लेता हूं, तो जैसे ही अंदर इसको रखेंगे या मानेंगे या इस दूरी को कम कर देंगे, तब वहां पर वैद्युत बल लगना हो जाएगा बंद, और वहां पर नाभिकीय बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। और नाभिकीय बल जो है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है,
उसमें चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन आए, चाहे न्यूट्रॉन आए, कुछ भी हो, उन कणों के बीच में बल लगेगा और वो आकर्षण बल ही होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से हमें समझ में आया कि वैद्युत बल जो है वो कम से कम इतनी दूरी तक ही लगेगा। इससे कम दूरी होने पर नाभिकीय बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो विद्युत बल की जो प्रास है वो 10 की पावर -15 मिनिमम चालू हो जाती है। तो इसकी जो प्रास है वो 10 की पावर -15 मीटर से, अब ये तो कम से कम तो हो गया कि इससे कम दूरी पर अगर दो आवेशित कण है तो फिर वहां पर विद्युत बल नहीं लगेगा, वहां पर नाभिकीय बल लगना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इतनी दूरी जो है वो नाभिक की रेडियस होती है। फिर मैक्सिमम हम इन दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रखें, यानी एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो इन दोनों को हम कितनी दूर तक ले जाएं कि अभी इनके बीच में बल लगता ही रहे, लगता ही रहे। इसका मतलब इस R का मान मैं बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊं तो F का मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो R का मान मैं कितना ले सकता हूं, तो मैक्सिमम इसको मैं ले जा सकता हूं, अनंत तक इसको मान सकता हूं। वैसे अनंत जो है वो कोई एक नंबर वास्तविक नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है कि यहां कोई इसका एंड हो सकता है, बाकी किसी नंबर का एंड होता ही नहीं है। तो जैसे ही हम यहां पर अनंत पर ले जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अनंत का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अनंत से अनंत को आप गुणा करोगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर ही अनंत है। आप अनंत को और गुणा करोगे इसके हिसाब से, तो अनंत गुणा अनंत अपरिभाषित होता है, अनिर्धारित होता है वो मान। लेकिन उसको हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि इसका जब भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे बल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इनके बीच में बल लगना बंद कहां पर होगा, जब इस दूसरे आवेश को या दोनों आवेशों को अनंत पर ले जाके सेट कर देंगे, यानी बहुत दूर ले जाकर रख देंगे ना, तब जाके उनके बीच में बल क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये है कि इस आवेश को अगर ले जाके मैं किसी आलमारी के बॉक्स के अंदर भी रख दूंगा तो भी इनके बीच में बल लगेगा ही लगेगा। किसके हिसाब से, निर्वात में थे, फिर हमने इसके माध्यम में रख दिया, माध्यम में भी बल लगेगा, कम हो जाएगा लेकिन लगेगा जरूर। तो किसी माध्यमों के अंदर भी छिपा देंगे तो भी बल लगेगा, और बहुत दूर ले जाएंगे तो भी इनके बीच में बल लगेगा। बल लगना तो बंद कहां पर होगा, जब ये अनंत पर पहुंच जाएंगे तभी होगा, अनंत तो कहीं होता ही नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल न के बराबर बल हो जाता है। तो इसकी जो प्रास है मैं यहां पर लिख सकता हूं, 10 की पावर -15 मीटर से कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक यानी कुछ किलोमीटर तक हम इसका मान मान सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में इसके 9 पॉइंट जिनके द्वारा हमने कुछ समझा है। एक दो पॉइंट हम और यहां पर समझते हैं जो इसी से और निष्कर्ष निकलते हैं। फिलहाल आप इनको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके कुछ और सारांश। नोट कीजिए आप इनको यहां तक। अब हम यहां पर पॉइंट नंबर 10 को थोड़ा समझते हैं। 10 का मतलब है कि कुछ और सारांश यहां से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कूलाम के नियम के बाद यानी आवेश वाला जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में विद्युत क्षेत्र का टॉपिक चालू होगा हमारा। और वह जो विद्युत क्षेत्र है तो उसकी जो ये उत्पत्ति जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इन आवेशों की वजह से ही होती है। और आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल या कूलाम बल। तो ये जो कूलाम बल है जो लगेगा कूलाम के नियम से, ये एक तरह से विद्युत क्षेत्र की मूल अवधारणा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कूलाम बल, जो कि कूलाम के नियम से आएगा, कूलाम बल वैद्युत क्षेत्र की मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा है। नेक्स्ट नंबर 11 की अगर हम बात करें, वैद्युत बल, वैद्युत बल यानी Fe ग्रेटर देन गुरुत्वाकर्षण बल। 12वां निष्कर्ष और देखते हैं। अब हम यहां पर देखिए, एक आवेश मेरे पास यहां पर है Q1, एक आवेश यहां पर है Q2 और एक आवेश यहां पर है Q3। तीनों आवेश जो हैं वो बिंदुवत हैं,
स्थिर अवस्था में है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ये आवेश इससे r12 दूरी पर है, ये आवेश इससे r23 दूरी पर है और ये आवेश इससे r13 पर स्थित है। अब आप मेरे को ये बताइए, कूलाम का जो नियम है क्या एक साथ तीनों आवेशों पर लगेगा या सिर्फ दो आवेशों पर लगेगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान Q1 Q2 यानी सिर्फ दो आवेशों के मध्य ये कूलाम का बल काम करता है। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये द्विवस्तु अंतःक्रिया है। कूलाम का जो नियम है वो एक तरह से द्विवस्तु अंतःक्रिया है, यानी ये एक साथ दो पर लगेगा। कोई तीसरा है तो तीसरे का किसी एक के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तीसरे का किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां पर ये जो कूलाम का जो नियम है वो किन्हीं दो आवेशों पर एक साथ काम करता है, एक साथ सभी आवेशों पर वर्क नहीं करेगा। यानी एक बार तो बल लगेगा Q1 और Q2 के बीच में, जिसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R12, इन दोनों के बीच में। ऐसे नहीं कि एक साथ 1 2 3 के रूप में लगेगा, यानी 1 2 3 तीनों के ऊपर एक साथ यह बल नहीं लगेगा। नेक्स्ट अभी हमारे पास है कि 2 और 3 पर लगेगा, उसको मैं बोल दूंगा F23, तो क्या बन जाएगा K Q2 Q3 R23। एक बार लगेगा 1 और 3 के बीच में, F13 बराबर हो जाएगा K Q1 Q3 बटा R13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर भी चलेंगे बटे में साथ में, ध्यान रखना। तो कूलाम का नियम द्विवस्तु अंतःक्रिया होती है, यानी आपस में होने वाली क्रिया या आपस में लगने वाला बल। यानी कूलाम का जो बल है वो दो वस्तुओं पर ही आपस में लगता है, एक साथ सभी पर नहीं लगता है। दो दो के जोड़े बनेंगे, फिर उनके हिसाब से टोटल निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है, द्विवस्तु अंतःक्रिया है। एक और बात ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर ये जो द्विवस्तु अंतःक्रिया, इसका मतलब है कि ये सिर्फ इन दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, यानी F12 इन दोनों के बीच में लगा बल, F23 इन दोनों के बीच में लगा बल, F13 इन दोनों के बीच में लगा बल। तो एक बल दूसरे बल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक बल की वजह से दूसरा जो बल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए Q1 का जो व्यवहार है वो Q2 से है, Q1 का जो व्यवहार है वो Q2 से है, Q2 का व्यवहार जो है वो Q3 से है, Q1 का जो व्यवहार है वो Q3 से है। तो इनके व्यवहार की वजह से इनका कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसके व्यवहार से इसके व्यवहार में कोई मिस्टेक नहीं होगी। 13वां निष्कर्ष या उसकी कंडीशन को हम लिख सकते हैं, कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, तीसरे नियम का पालन करता है। ये हमारे को इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में समझ में आ गया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास में कूलाम के नियम से संबंधित सभी टॉपिक। हमने लिया था कि बिल्कुल छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन काफी सारे निष्कर्ष यहाँ पर निकल के आए, इसलिए हमारे पास में टॉपिक सभी कवर करना जरूरी था। वीडियो अगर लंबा होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िए, समझिए क्या क्या इसमें था। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स में जरूर से बताइए, आपके लिए उपयोगी हुआ या नहीं हुआ, क्या सभी टॉपिक आपके कवर हुए अथवा नहीं हुए, क्या कोई टॉपिक छूटा, उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो जनरेट कर देंगे। तो नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे माध्यम और निर्वात में वैद्युत बल में क्या परिवर्तन होता है, यानी नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। शेष यहाँ पर सारांश जो है उनको कर लीजिए नोट। अगर कंप्लीट आपका हुआ है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।